नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य शक्तियों की बंटवारा निम्न प्रकार किया गया है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र व राज्य के विधायी संबंध को मूल संविधान 1950 तथा वर्तमान संविधान संशोधन सहित के अनुसार हम आगे पढ़ते हैं। पहला, विधायी संबंध का अर्थ। केंद्र व राज्य के विधायी संबंध से आशय यह है कि कानून बनाने की शक्ति किस विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों के पास होंगी। नंबर 2, मूल संविधान 1950 में विधायी संबंध। संविधान का आधार मूल संविधान में विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तथा 7वीं अनुसूची में निर्धारित थे। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या 1950 के संविधान के अनुसार है 97 विषय, 97 विषय। केवल केंद्र संसद कानून बना सकती है इन पर, उदाहरण जैसे रक्षा, विदेश, परमाणु, रेलवे, मुद्रा आदि। राज्य सूची स्टेट लिस्ट को सेकंड स्थान पर रखा गया है। इसमें 1950 के संविधान के अनुसार 66 विषय थे। केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता था, उदाहरण पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि। यदि किसी विषय पर सरकार कानून नहीं बना पाती है, राज्य सरकारें कानून नहीं बना पाती हैं, तो ये लिखित में संसद को भेजती हैं, फिर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 1950 में 47 विषय थे। यहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में जैसे उदाहरण विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, शिक्षा आदि, ये हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। एक सूची होती है साथियों अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची ऐसी सूची होती है जिनका भविष्य में लेकर किसी विषय को कानून बनाना पड़े, लेकिन उसका वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाए जाएंगे। ये विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे सरकार द्वारा 370 का हटाना, 35A का हटाना, 3 तलाक आदि जैसे हमारे मामले अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। टकराव की स्थिति अनुच्छेद 254 क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, लेकिन यदि राज्य कानून को राष्ट्रपति स्वीकृति मिल जाए तो वह राज्य में प्रभावी होगा। वर्तमान संविधान में विधायी संबंध संशोधनों के बाद संविधान संशोधन, विशेषकर 42वें संविधान संशोधन 1976 में विधायी संतुलन को बदल दिया गया है। तो इसके आगे देखते हैं सूचियों में परिवर्तन। संघ सूची 1950 और वर्तमान दोनों में 1950 में 97 विषय, वर्तमान में 100। इसी प्रकार राज्य सूची 66, वर्तमान में 61 और समवर्ती सूची 47 विषय 1950 में और वर्तमान में 52। 42वां संविधान संशोधन 1976 महत्वपूर्ण परिवर्तन। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषय शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, ये हमारे 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए हैं। समवर्ती सूची पर अभी आपको बताया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें कानून बनाती हैं, और टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता दी जाती है। इससे केंद्र की विधायी शक्ति बढ़ी और संघीय ढांचा अधिक केंद्रीकृत हुआ है। केंद्र की विधायी शक्ति में विस्तार, विशेष परिस्थितियां। अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250, 252, 253, 356। साथियों, इनको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को भी कवर करना है। टॉपिक लंबा है, कम समय में ज्यादा कंटेंट हमको लेके चलना है। तो पहला प्रश्न, केंद्र व राज्य के विधायी संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 245 से 255 तक वर्णित है।
अगला प्रश्न, विधायी विषयों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो यह अनुसूची 7 में है। शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में किया गया है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। मूल संविधान 1950 में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो 1950 में 97 थी इनकी संख्या। ऑप्शन बी। वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है, केवल राज्य सरकारों को होता है। मूल संविधान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो 66 थी। वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आपके 61। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन सी। समवर्ती में केंद्र व राज्य दोनों को होता है। मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी, तो ऑप्शन बी 47। ऑप्शन बी 47। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 आपके विषय हैं। शिक्षा किस संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर लाया गया है। समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है? तो केंद्र का कानून सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। समवर्ती सूची में राज्य का कानून कब प्रभावी हो सकता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति से। राष्ट्रपति की यदि स्वीकृति मिल जाती है तब। अनुच्छेद 249 का संबंध है। अनुच्छेद 249 का संबंध राज्यसभा की विशेष शक्ति से होता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ऑप्शन सी 250 के तहत मिलती है। दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो 253 के तहत कानून बनाती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? तो यहां पर संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का वर्ष है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी हमारा है। निम्न में कौन सा विषय संघ सूची में है? तो ऑप्शन डी रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो हमारा राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है, बाकी हमारे सारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो विवाह हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का विधायी ढांचा किस प्रकार का है? तो संघीय लेकिन केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला। आंसर हमारा सी। विधायी संबंधों के समय के साथ किसकी शक्ति बढ़ती है? तो यहां पर सबसे ज्यादा सी केंद्र की शक्ति बढ़ती है। अंतरराज्यीय जल विवाद। अर्थ अंतरराज्यीय जल विवाद वह विवाद है जो दो या दो अधिक राज्यों के बीच नदी, घाटी या नदी जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण को लेकर उत्पन्न होता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 262 के तहत इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय
अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निर्णय हेतु कानून बनाए हैं। ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित बहिष्कृत कर सकते हैं। वैधानिक व्यवस्था। अंतरराज्यीय जल नदी विवाद अधिनियम 1956 संसद द्वारा अनुच्छेद 262 के तहत बनाया गया। जल विवाद का न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल के माध्यम से निपटारा। प्रमुख प्रावधान। विवाद उठने पर केंद्र सरकार न्यायाधिकरण का गठन करती है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है। निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अंतरराज्य का मतलब यह होता है देश के अंदर राज्यों के बीच यदि जल को लेकर विवाद है उसके लिए है, यह अंतरराष्ट्रीय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय के लिए नीदरलैंड हैंग जाना पड़ता है। तो ये अंतरराज्य की बात है, तो राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पर ये होता है, यह भी हमें ध्यान देना है। नदी और संबंधित राज्य जहां पर विवाद रहे हैं, कावेरी को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, इसी तरह कृष्णा, गोदावरी, रावी, व्यास, महादाई, मंडोवी और नर्मदा को लेकर भी विवाद रहे हैं। किन किन राज्यों के हैं इनको आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। संशोधन महत्वपूर्ण। 2019 संशोधन विधेयक। प्रमुख प्रस्ताव। एक स्थायी न्यायाधिकरण। विवाद निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित। विवाद समाधान समिति DRC की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। सामान्यतः अनुच्छेद 262 के कारण सीमित, लेकिन कावेरी विवाद जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्याख्या के आधार पर यहां पर हस्तक्षेप किया है। पहला प्रश्न हमारा सामने है, अंतरराज्यीय जल विवाद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी, दो या अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराज्यीय जल विवादों का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 262 इनका आधार होता है। अंतरराज्यीय संबंध 262 के तहत देखे जाते हैं। अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे हेतु संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम कौन सा है? तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो यह हमारा 1956 में बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ, अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु किसका गठन किया जाता है? तो न्यायाधिकरण का गठन यहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न, न्यायाधिकरण का निर्णय होता है, न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है, इसको लौटाया नहीं जा सकता है। यहाँ किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यह सबको मान्य होता है। अंतरराज्यीय जल विवादों के सामान्यतः किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है? तो ए और बी, यहाँ पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कोई हस्तक्षेप या अधिकार नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आंसर हमारा बी। रावी व्यास नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है? पंजाब और हरियाणा से ये संबंधित। ऑप्शन ए हमारा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ, महादाई मंडोवी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह हमारा ऑप्शन बी, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच है ये। अगला प्रश्न, नर्मदा जल विवाद किन राज्यों से संबंधित? तो नर्मदा हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न, 2019 के संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। अंतरराज्यीय जल विवादों में अनुच्छेद 262 संसद को क्या शक्ति देता है? तो यह न्यायाधिकरण गठन करने की शक्ति देता है। संसद द्वारा न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतरराज्यीय जल विवाद मुख्यतः किस सूची से संबंधित विषय है? तो ये राज्य सूची से संबंधित विषय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराज्यीय जल विवादों का सर्वोत्तम समाधान किस आधार पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन सी, वैज्ञानिक, न्याय संगत व सहयोगात्मक दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। अंतरराज्यीय परिषद क्या होती है? अर्थ, अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य केंद्र व राज्यों तथा राज्यों के आपसी विवादों का समाधान कर सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देना है। संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह अंतरराज्यीय परिषद का गठन करे यदि वह आवश्यक हो।
केंद्र व राज्यों के बीच विवादों की जांच व समाधान, सामान्य हित के विषयों पर विचार विमर्श, नीति व कानून के बेहतर समन्वय हेतु सुझाव देना। गठन राष्ट्रपति द्वारा आदेश से गठन होता है। पहली बार गठन 1990 में हुआ। सिफारिश सरकार या आयोग ने की थी 1988 में। संरचना में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य है जो नामित होते हैं। प्रकृति व शक्तियां, यह एक परामर्श निकाय है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। कोई स्थायी सचिवालय नहीं। वर्तमान में गृह मंत्रालय से जुड़ा है। कार्य केंद्र राज्य विवादों पर विवाद, केंद्र राज्य विवादों पर विचार, अंतर राज्य विवादों का समाधान, नीतिगत समन्वय, संघीय ढांचे को मजबूत करना। अन्य संबंधित निकाय जैसे निकाय, अंतर राज्य परिषद, जोनल परिषद, नीति आयोग। अनुच्छेद 263 परामर्श देने का इनका कार्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सहयोग करने का इनका कार्य। कार्यपालिका निर्णय, ये एक थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनाया गया है योजना आयोग के स्थान पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा सामने है। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर राज्य परिषद का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद होता है? तो अनुच्छेद 263। आंसर बी हमारा सही। अगला प्रश्न, अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, अंतर राज्य परिषद की पहली स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में पहली बार की गई थी। अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो यह सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई है। अगला प्रश्न, अंतर राज्य परिषद का गठन किसके आदेश से होता है? तो इसका राष्ट्रपति के आदेश से यह होता है, लेकिन सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। परिषद के सदस्यों में शामिल नहीं होते, तो ऑप्शन सी राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी परिषद के सदस्यों में सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, बी, डी तीनों हमारे ठीक है। अंतर राज्य परिषद की प्रकृति क्या है? अंतर राज्य परिषद की प्रकृति हमारी ऑप्शन बी परामर्शदायी होती है। यह परामर्श देती है। अंतर राज्य परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ, परिषद की सिफारिशें कितनी बाध्यकारी होती हैं? यह ऑप्शन सी कोई बाध्यता यहां पर नहीं होती है। अंतर राज्य परिषद के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। यह गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अंतर राज्य परिषद का गठन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी जब विवाद समाधान या नीति समन्वय आवश्यक हो तब किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोनल परिषद और अंतर राज्य परिषद में क्या अंतर होता है? तो अंतर राज्य परिषद संवैधानिक और जोनल परिषद वैधानिक होती है। यह अंतर है। अगला प्रश्न, अंतर राज्य परिषद में कितने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते हैं? तो ऑप्शन बी नामित केंद्रीय मंत्री यहां पर शामिल होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री नामित करते हैं। अंतर राज्य परिषद का गठन पहली बार किस सरकार में हुआ? तो पहली बार वीपी सिंह की सरकार में इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर राज्य परिषद का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका मुख्य महत्व संघीय ढांचे को मजबूत करना इसका मुख्य महत्व है। इसी के साथ आज की बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी श्रृंखला इस टॉपिक से समाप्त होती है। साथियों, यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।